हेलो एवरीवन, वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड इसका हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, कि किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम लोग को आज के क्लास में सीखना है। इससे पहले भी एक वीडियो है मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसमें भी देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने समझाया है किस तरीके से वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड देन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। उसी वीडियो का एक रिविज़न वीडियो आज हम लोग देखेंगे, जो कि क्लास 9th के डायरेक्टली एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले हमें ये जानना है दैट व्हाट डू वी मीन बाय वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल का यहाँ मैंने मतलब लिखा है कि वैलेंस शेल सबसे लास्ट वाले शेल को कहा जाता है। मतलब जो सबसे लास्ट में फिल होता है, जो सबसे लास्ट में ऑक्यूपाई होता है, वैसे ऑर्बिट को या वैसे एनर्जी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। सो आउटर मोस्ट शेल और लास्टली ऑक्यूपाइड शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल। सो इतने टाइम से जो हम लोग आउटर मोस्ट शेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऑक्टेट रूल में भी हम लोगों ने आउटर मोस्ट शेल के बारे में डिस्कस किया था। दैट आउटर मोस्ट शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल जो हम बार बार कहते हैं, इसके लिए हम एक अलग से नाम प्रोवाइड कर सकते हैं and we can call it as valence shell instead of calling it outermost shell। आप बार बार outermost shell नहीं लिख करके आप चाहें तो valence shell लिख सकते हैं, it means the same। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो valence shell मतलब ऐसा शेल जो सबसे लास्ट में ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन, उस शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल फर्स्ट शेल भी हो सकता है, सेकेंड शेल भी हो सकता है, थर्ड शेल भी हो सकता है, फोर्थ शेल भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये कोई भी शेल का नंबर वैलेंस शेल हो सकता है। तो इसीलिए वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका लास्टली ऑक्यूपाइड शेल कौन सा शेल है, उसका वैलेंस शेल कौन सा शेल है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर सिंपलर वर्ड्स में बोलें तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में मिलेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो लास्टली ऑक्यूपाई करते हैं किसी शेल को, उस शेल में रहने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है, सो वैलेंस शेल का मतलब समझ आ गया होगा। लास्टली ऑक्यूपाइड शेल इज वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में रहने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आपको सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स में आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं लिखेंगे, आपको आंसर लिखना है। तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर की सीरीज़ याद रखनी होगी, जो मैं बहुत टाइम से आपको कह रही हूँ कि आपको याद करना है। वो एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस, उसको याद कर लीजिए, ताकि किसी भी एलिमेंट का नाम दिया हुआ हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट के नाम को देखते ही आपको याद आ जाए। और जैसे ही एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, और उसी से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन को देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी होगा। ओके, सो बस कुछ करना नहीं है, आपको करेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लास्ट शेल को देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। चलिए, तो फिर देखते हैं कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम 1 हो सकता है, इट कुड बी मिनिमम 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो रेंज है, इट रेंजेस फ्रॉम मिनिमम 1
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये मैक्सिमम 8 तक जाता है, ठीक है। सो इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 8, मतलब 0 कभी नहीं हो सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता ही है लास्ट शेल में। जो लास्टली ऑक्यूपाइड शेल होता है उसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और मैक्सिमम लास्ट शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने ऑक्टेट रूल में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखने की होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सो मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने 8 लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ये सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है 1 से लेके 8 तक। 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और मोर देन 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब हम लोग जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टेबल बना के सीखा था, आज की क्लास में भी हम लोग वैसे ही टेब्यूलर फॉर्म में देखेंगे किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस किया है, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, एंड अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1। तो 1 पहले शेल में ही आपको दिख रहा है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है। आगे के शेल्स में रखने के लिए उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं, तो फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल मानेंगे, और इसीलिए उसको देखते हुए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखेंगे एज 1, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल ही उसका वैलेंस शेल माना जाता है, उसका लास्ट शेल माना जाता है, इसीलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में हमको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हीलियम का भी उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीलियम का फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है, क्योंकि उसको आगे रखने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट शेल को कम्प्लीटली फिल कर लिया है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 होती है, फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया है हीलियम के लिए, और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हीलियम के पास, तो वो सेकंड शेल और थर्ड शेल और फोर्थ शेल तक आगे नहीं जा सकता उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसीलिए फर्स्ट शेल पर ही उसका कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट शेल ही फिर उसका वैलेंस शेल बन जाएगा, इसीलिए फर्स्ट शेल को देखते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिस्ट में लिथियम। सो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख रहे हैं 2,1, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ लिखा हुआ है 2,1, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2,1। सो 2,1 दैट मीन्स इसका जो सेकंड वाला शेल है, ये 2,1 का जो ये 1 है, ये इसका लास्ट ऑक्यूपाइड शेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के केस में 2,1 लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिखा हमको, लास्ट शेल में मुझे दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड शेल इसका लास्ट शेल है, सेकंड शेल इसका वैलेंस शेल है। सो सबसे लास्ट में 1 दिखता है, सबसे लास्ट नंबर कॉन्फ़िगरेशन में मुझे 1 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट है यहाँ पर बेरिलियम, नेक्स्ट है लिस्ट में बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2,2, 2 और 2। सो सेकेंड शेल इसका लास्ट शेल है, सेकेंड शेल इसका वैलेंस शेल है, तो सेकेंड शेल में मुझे यहाँ दिख रहा है नंबर 2, तो इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 होगा। सो बेरिलियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया हम लोगों ने। उसी तरीके से बोरॉन में भी आप देखेंगे 2,3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो
यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि उसके लास्ट शेल में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। उसी तरीके से कार्बन के केस में लास्ट शेल में आपको दिखेगा 4, क्योंकि 2,4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सेकेंड शेल उसका लास्ट शेल है, तो इसीलिए सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 और 2 लिखा हम लोगों ने फर्स्ट 2 में, उसके बाद 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। नीचे एलिमेंट्स में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है 2,5, तो फिर यहाँ पर लास्ट शेल में आपको 5 दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड शेल उसका लास्ट शेल है, तो फिर यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 5। ऑक्सीजन के लिए उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 6, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका सेकेंड शेल में दिख रहा है मुझे 6, क्योंकि लास्ट शेल इसका सेकेंड शेल है, तो उसको देख करके हम लोग यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए आपको दिख रहा होगा 7, तो 7 सिंस लास्ट शेल में है, लास्ट शेल मतलब लास्टली ऑक्यूपाइड शेल में है, सेकेंड शेल में है, इसलिए 7 बिकम्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर फ्लोरीन। नियॉन के लिए अगर आप देखेंगे तो नियॉन के लिए 8 जो आप देख रहे हैं लास्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो सेकेंड शेल में लिखा हुआ है, तो सेकेंड शेल ही उसका लास्ट ऑक्यूपाइड शेल है, तो इसीलिए 8 बिकम्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम नियॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 लिखेंगे। तो अभी आप यहाँ तक देख रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो रेंज होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड मैक्सिमम उसका वैल्यू कितना हो सकता है 8, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने अचीव कर लिया है 8। ठीक है, नियॉन के लिए मैक्सिमम हम लोगों ने 8 लिख दिया है। अब इसके बाद 9 10 11 12 वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है इसके लिए, और 0 भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर्स भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको प्रीवियसली 1 के पहले या उससे जितने भी पहले एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे हैं वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 0 कहीं नहीं दिखेगा, और -1 -2 इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं दिखता है। 8 के बाद भी जब अभी मैं लिखूँगी नियॉन के बाद अगर मैं सोडियम के लिए लिखूँ या फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन सारे एलिमेंट्स के लिए जब लिखना शुरू करेंगे हम लोग, तो 8 के बाद 9 10 11 12 के वैल्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 8 हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। सोडियम पे आते हैं, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, अब सोडियम से 3 शेल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जब से सोडियम यहाँ से शुरू हुआ है आप देखेंगे कि थर्ड शेल को इंक्लूड कर लिया जाता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए अब थर्ड शेल को भी हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा। थर्ड शेल के इंक्लूड होते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड शेल अब इसका वैलेंस शेल बन जाएगा, क्योंकि थर्ड शेल इज़ द लास्टली ऑक्यूपाइड शेल। तो थर्ड शेल में हमको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1। उसी तरीके से मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट 2 एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मैग्नीशियम। उसी तरीके से एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे 3, क्योंकि लास्ट शेल थर्ड शेल है अब, क्योंकि अब तीसरे शेल तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है। सो थर्ड शेल में आपको दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के लिए, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। सिमिलरली फॉर सिलिकन आपको यहाँ पर 4 दिखेगा, फॉस्फोरस के लिए आपको यहाँ पर 5 दिखेगा, देन सल्फर के लिए आपको 6 दिखेगा, क्लोरीन के लिए हम लोगों ने 7 लिख लिया, एंड आर्गन के लिए हम लोगों ने 8 लिख लिया। ठीक है, अगेन आप देखेंगे एक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 1 से शुरू हुआ था इंक्रीज होना, जहाँ से थर्ड शेल शुरू हो रहा है, सोडियम से जहाँ से थर्ड शेल शुरू हो रहा है, और जहाँ पर थर्ड शेल ख़त्म होगा यूज़, ताकि उसके नेक्स्ट बार से अब फोर्थ शेल इंक्लूड होना शुरू होता है। तो जब तक थर्ड शेल ऑक्यूपाइड था और लास्ट शेल बना हुआ था, तब तक आप यहाँ पर इंक्रीज देखते थे। 1 से लेके आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से जब सेकेंड शेल इंक्लूड हुआ था सबसे पहली बार, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ाते जा रहे थे,
तो वो तब तक वहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज दिखता था जब तक ये शेल पूरी तरीके से 8 अचीव नहीं कर लेता है, और जैसे ही इसमें 8 हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट वाले शेल में शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप इंक्रीज एंड डिक्रीज देखते हैं। 1 से लेके 8 तक इंक्रीज हो गया, फिर से 1 से लेके 8 तक इंक्रीज होगा, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। इसके बाद आर्गन पर जब हम लोग फिनिश कर लेते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखता है। इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम बचता है। तो पोटेशियम कैल्शियम के लिए 4th शेल अब इसका वैलेंस शेल बनेगा, क्योंकि 4th शेल हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस कर दिया है पोटेशियम और कैल्शियम के लिए, क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना था। इसलिए हम 2, 8, 9 या 2, 8, 10 नहीं लिख सकते थे कॉन्फ़िगरेशन में। अगर लिख देते तो हमारा जो ऑक्टेट रूल में कहा जाता है कि लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहिए, तो वो वाला रूल हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए उस रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 4th वाले शेल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो 4th वाले शेल में हम लोगों ने पोटेशियम में 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखा था तो 1 शिफ्ट कर दिया, और कैल्शियम में वैसा 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो उसको 2 शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने 4th शेल में। तो इसीलिए 1 और 2 आपको 4th शेल में दिख रहा है। तो 4th शेल यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम के लिए, दोनों के लिए बन जाता है वैलेंस शेल या फिर लास्ट शेल, लास्टली ऑक्यूपाइड शेल। सो लास्टली ऑक्यूपाइड शेल में आपको 1 और 2 दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये पूरा टेबल। तो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है कि कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली एटॉमिक नंबर याद रखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एंड कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट नंबर आप लिखेंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर मैं लिखूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन, सो 287 लिखेंगे इसके लिए, KLM। इस तरीके से मेरे पास 3 शेल है, तो सबसे लास्ट नंबर मैंने क्या लिखा, 7 लिखा। तो फिर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होना चाहिए। मतलब लास्ट में जो आप नंबर लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो सबसे लास्ट नंबर आपने लिखा वही नंबर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें बहुत खास कुछ मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि वेरी इजी कॉन्सेप्ट। थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, अगर ज़रा सी हल्की सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी होती है वो ये कि जिस जिस जगह पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिखता है, कहाँ कहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है और इस जगह पर 8 दिख रहा है। ठीक है, तो 2 ऐसे जगह है जहाँ पर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिख रहा है। तो जहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिखता है उसको हम कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के कैटेगरी में वैसे एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया हो। कहने का मतलब, इफ़ आई राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर तो आपको समझ आएगा। इसमें कहने का मतलब है दैट इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to 8 for an element, then that element has achieved a stable octet configuration। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लिए 8 हो जाता है तो उस एलिमेंट को कहा जाता है कि वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादातर हर एक एलिमेंट अचीव करना चाहते हैं
और ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन को सारे एलिमेंट्स अचीव कर लें, लेकिन सबके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन को नेचुरली अचीव कर सके। इसके लिए उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली इस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं, उनको इस काम के लिए किसी के साथ रिएक्शन करने की या किसी के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सिंस उनके पास पहले से ही ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड रहता है, तो वैसे एलिमेंट्स ज़्यादातर इनएक्टिव होते हैं और किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रिएक्शन वही करना चाहेगा जो खुद अनस्टेबल हो, जो रिएक्टिव हो, और रिएक्शन करने के बाद जो खुद को स्टेबल करना चाहे या जो एक प्रॉपर स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहे। तो जो एलिमेंट पहले से ही ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके बैठा है, तो उसको किसी और के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, है ना, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। इसीलिए जिसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही ओरिजिनली वैसे ही रहता है, तो वैसे एलिमेंट ज़्यादातर इनएक्टिव होते हैं और रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो डॉट्स बनाए थे दो जगह टेबल में, नियॉन और आर्गन। तो यहाँ पर आपको टेबल में दो एग्जाम्पल दिख रहा है, नियॉन और आर्गन, जो ओरिजिनली यहाँ पर आप देखेंगे तो ओरिजिनली दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। सो नियॉन एंड आर्गन, ऐसे दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ फिर से लिखूँ तो नियॉन का जो सिंबल है दैट इज़ Ne, आर्गन का सिंबल है Ar, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 10, इसका है 18। कॉन्फ़िगरेशन अगर फिर से लिखेंगे तो दिस इज़ 2 and 8 एंड दिस इज़ 2, 8, 8। तो इसके लास्ट शेल में भी 8 आ रहा है, इसके लास्ट शेल में भी 8 आ रहा है। मतलब जो लास्ट नंबर मैं लिख रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, वो लास्ट नंबर 8 आ रहा है दोनों ही केसेस में। तो ये जो है, ये दोनों एलिमेंट्स ओरिजिनली ये स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुके हैं, इनको किसी के साथ रिएक्शन करके ये अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी के एलिमेंट्स को अपने शेल में, अपने लास्ट शेल में 8 लाने के लिए या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन बोरो करना पड़ता है, या तो गेन करना पड़ता है, या तो लूज करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है, तब जाके उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है। लेकिन नियॉन और आर्गन को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ओरिजिनली ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पहले से रहता है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो वर्ड है ऑक्ट, ये रोमन नंबर्स में, रोमन न्यूमरल्स में इसका मतलब होता है 8। having such a configuration of electron which will have 8 electrons in the last shell, उसी को हम कहते हैं octet configuration। तो नियॉन और आर्गन के पास ऑलरेडी ये octet configuration है, तो उनको और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ना गेन करने की ज़रूरत महसूस होती है, ना लूज़ करने की ज़रूरत महसूस होती है, और ना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत महसूस होती है। इन शॉर्ट, इनको रिएक्शन करने की ही ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो अगर ये रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे तो वो ज़्यादातर इनएक्टिव रहेंगे। इसीलिए नियॉन और आर्गन को इन दोनों को हम कहते हैं नोबल गैसेस, नोबल और इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस मतलब ऐसे गैसेस जो इनएक्टिव होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, ना कैटायन बनाना चाहते हैं, ना एनायन बनाना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहते हैं, ना कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, आइसोलेटेड होकर अकेले रहना चाहते हैं। बिकॉज वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि उनके पास ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ऑक्टेट अचीव कर चुका है, जिसमें कि उनके पास ऑलरेडी अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उनको और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन उनको लूज़ करने का ऐसा कोई ज़रूरत महसूस होता है। तो इसीलिए सिंस वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए उनके कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और इसीलिए वो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। एक और नोबल गैस और इनर्ट गैस है हमारे इस लिस्ट में, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा, दिस गैस दैट इज हीलियम। ओके, हीलियम जो सेकेंड नंबर पे आता है, ये भी एक तरीके का नोबल गैस है। आई जस्ट शो यू हाउ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इफ
valence electron is equal to 2 for an element, valence electron is equal to 2 for an element in the first shell, only, then element has achieved a stable ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ये दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका फर्स्ट शेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि आपका फर्स्ट शेल ही आपका लास्ट शेल होना चाहिए, फर्स्ट शेल ही आपका लास्ट शेल होना चाहिए, मतलब एक ही शेल होना चाहिए और वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, मतलब फर्स्ट शेल पूरी तरीके से फिल्ड होना चाहिए और आगे के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आगे फिल्ड नहीं होने चाहिए, मतलब के शेल पूरी तरीके से फिल्ड होना चाहिए। तब उस केस में हम कहेंगे कि एलिमेंट ने स्टेबल ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो हीलियम के केस में अगर देखें तो हीलियम का सिंबल He होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे KLMN तो 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए, आगे के किसी भी शेल में हम नहीं रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 मैंने लिखा ये इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है कि इसका फर्स्ट शेल ही इसका लास्ट शेल है, इसका ये जो फर्स्ट शेल है यही इसका लास्ट शेल है, ओके। और फर्स्ट शेल जब लास्ट शेल है और इसका ये मैक्सिमम कैपेसिटी था 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, क्योंकि वो हम लोग 2n² फार्मूला से लाते हैं कि फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। तो इसका मतलब है कि हीलियम ने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया तो वो फुल्ली फिल कर चुका है शेल को और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तो फिर वो नेक्स्ट वाले शेल में शिफ्ट हो जाता। तो सिंस फर्स्ट शेल ही इसका लास्ट शेल है और ये शेल पूरी तरीके से फुल्ली फिल्ड है और उसमें और कोई खाली जगह नहीं बचा है कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, तो इसका मतलब हीलियम क्या अचीव कर चुका है, हीलियम हैज़ अचीव्ड अ ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ड्यूप्लेट क्यों कहते हैं, ड्यूप्लेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि DU स्टैंड्स फॉर द नंबर 2, ठीक है। जैसे ऑक्टेट में ऑक्ट का मतलब होता था 8, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में बार बार नंबर 8 को एम्फसाइज किया जाता था कि लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। सिमिलरली ड्यूप्लेट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो वर्ड है DU, इसका मतलब होता है 2। तो इसका मतलब ये कि बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वो भी तब जब आपका फर्स्ट शेल ही आपका लास्ट शेल है। तो इन दैट केस जो एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे दैट इट हैज़ अचीव्ड अ ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल माना जाता है, वैसे ही ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और इसीलिए यही वजह है कि जैसे नियॉन और आर्गन को हम लोगों ने नोबल गैस की कैटेगरी में रखा था, उसी तरीके से हीलियम को भी हम नोबल गैस के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सो नोबल गैस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। नोबल गैस को आप इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। सो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में आपको 3 नोबल गैसेस मिलेगा, हीलियम गैस, देन नियॉन गैस एंड आर्गन गैस। ये 3 का नाम याद रखिएगा और ये याद रखना है कि आउट ऑफ द 3 नोबल गैसेस हीलियम ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बनाकर स्टेबल बनता है, वेराज आर्गन एंड नियॉन के पास अगर देखें तो उनका कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा, ओके।
अब हमें डिस्कस करना है अबाउट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट वैलेंसी। ये तो था, हमें जानना था अबाउट ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड बाकी का जो चीज़ है अबाउट वैलेंसी, तो वैलेंसी से भी रिलेटेड एक वीडियो है, अगर वो देख लेंगे तो वो और भी इजीली आपको समझ आ जाएगा। बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में कि वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी फाइंड आउट करना मुश्किल है। सबसे पहले वैलेंसी हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर हमें डिफ़ाइन करने के लिए आए कि वैलेंसी को डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे वैलेंसी को। सो वैलेंसी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ electrons lost, gained or shared by an element to achieve a stable ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रिसाइजली बोला जाए तो ये उसका डेफिनेशन होना चाहिए कि वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक एलिमेंट या तो लूज करता है, या तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है, ताकि वो एक स्टेबल ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। क्योंकि सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस तो नहीं होते हैं, नोबल गैसेस तो बहुत कम है नंबर में। तो जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, तो इनके पास ओरिजिनली ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन यही ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बाकी के एलिमेंट्स भी अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि सबको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ताकि उनको बार बार रिएक्शन ना करना पड़े और वो स्टेबलाइज होकर रहें। लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबके पास पहले से प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे नोबल गैसेस के पास ओरिजिनली ये कॉन्फ़िगरेशन पहले से रहता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने का हमेशा अटेम्प्ट करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं बाय डूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उनको करना क्या पड़ता है, या तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, या तो उनको गेन करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनते हैं, और जो नॉर्मली मेटलॉइड्स हैं वो ज़्यादातर या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, या तो नॉर्मली वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। नॉर्मली अगर नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं तो वो भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबलाइज करते हैं। तो जैसा भी केस होगा, वेदर वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का केस हो, या लूजिंग का केस हो, या इलेक्ट्रॉन गेनिंग का केस हो, किसी भी केस में एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसके नंबर को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे अगर मैं सोडियम का केस ले लूँ, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा 281। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को या तो वो हटा देगा, अगर ये 1 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 28 बचेगा। अगर 1 को मैं नहीं हटाऊँ और कॉन्फ़िगरेशन 281 है, अगर मैं इसमें बाहर से 7 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 288। तो किसी भी तरीके से जो लास्ट नंबर आप लिख रहे हैं उसको आपको 7 बनाना है, उसको आपको 8 बनाना है, सॉरी, उसको आपको 8 बनाना है। किसी भी तरीके से जो लास्ट नंबर आप कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे वो आपका 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए सोडियम के पास ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 1 को हटा दे, या तो इस 1 में बाहर से 7 ऐड कर दे। तो दोनों ही केसेस में उसके लिए इजी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, दैट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बाहर से उसने 7 ऐड किया, दैट मीन्स, और गेनिंग
7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना एटम से या फिर बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खुद में ऐड कर लेना? डेफिनेटली द फर्स्ट ऑप्शन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें मिल जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ऐसे भी सोडियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल के लिए मैंने क्या बताया था कि मेटल्स हमेशा लूज करते हैं, गेन नहीं करते हैं। ठीक है, सो मेटल्स सिंस हमेशा लूज करते हैं, इसीलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 2,8, दैट इज अ स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इस 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। यही वैलेंसी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वाला केस नहीं होगा, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर ये एक इम्पॉसिबल केस है, ये नहीं होगा। आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि 2 ऑप्शंस है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा कर सकता है या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज अ मच ईजियर वे टू डू इट, तो इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो चूज करेगा सोडियम। ठीक है ना, तो सोडियम का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो अगर सोडियम की वैलेंसी पूछी जाती है कि वैलेंसी बताइए सोडियम की कितनी होगी, तो वैलेंसी ऑफ Na, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ओके, तो इसीलिए वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या लिखा मैंने, 1 लिखा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग करते हैं कि जितना जहाँ लूजिंग का केस है वहाँ पे कितना लूज हो रहा है वही उसकी वैलेंसी हो गई। किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवा दिया तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वही उसकी वैलेंसी हो गई। अगर किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर किया किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से वैलेंसी फाइंड आउट होती है। लेकिन इतना याद रखना तो मुश्किल है ना कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, कौन शेयर करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको 9th में तो पूछी जाएंगी नहीं। ये सब आप क्लास 10th के लिए भले सीख सकते हैं, लेकिन 9th में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, गेन करेगा, लूज करेगा, कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा, कितना शेयर करेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे 9th में नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए हमें एक शॉर्टकट तरीका पता होना चाहिए ताकि मुझे एटॉमिक नंबर दिखे, तुरंत हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और तुरंत फटाफट हम वैलेंसी बता सके। तो ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका है जिससे हम वैलेंसी तुरंत बता पाएंगे? तो एक फॉर्मूला जैसा आप याद रख सकते हैं, तो उस फॉर्मूला को याद रखने से आप तुरंत फिर बता पाएंगे कि आपकी वैलेंसी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको बस करना ये है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना आपको, कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो आप वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट का होता है 1, 2, 3, 4, तो फिर वैलेंसी भी उसकी कितनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो वैलेंसी 1 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी 2 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी 3 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो वैलेंसी 4 हो जाएगा। ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ऑक्टेट रूल का ही इस्तेमाल किया है। तो बार बार ऑक्टेट रूल अप्लाई करना, बार बार देखना कि मेटल है, नॉन मेटल है, लूजिंग का केस है या इलेक्ट्रॉन गेनिंग का केस है, तो ये सब याद रखना मुश्किल रहता है क्लास 9th में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी 4। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होगा 5, 6, 7 और 8 तो फिर वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैलेंसी वुड बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया यहाँ पर, सपोज ले लिया 5, ठीक है, तो फिर वैलेंसी कितनी होगी उस केस में? वैलेंसी कितनी होगी उस केस में?
8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है। तो जहां 4 से ज्यादा हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 हो जाता है, तो फिर वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए 8 से उस वैल्यू को माइनस करना पड़ता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। सो 8 माइनस 5 करेंगे, कितना मिलेगा 3, तो 3 बन जाएगा उसका वैलेंसी और 5 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 माइनस 6 कितना 2, तो 2 बन जाएगा वैलेंसी। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 8 माइनस 7 कितना 1, सो 1 बन जाएगा वैलेंसी। अगर यहाँ पर 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 8 कितना होगा 0, तो 0 बन जाएगा वैलेंसी। ओके, सो इस तरीके से वैलेंसी फाइंड आउट होता है और याद रखना है इसको। अब ये भी याद रखना है कि ये जो मैंने अभी बताया, ये जो भी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, या ये जो भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई, ये चीज़ आपका हीलियम के लिए अप्लाई नहीं होता है। आप इस चीज़ को हीलियम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम ड्यूप्लेट बनाता है, तो डेफिनेटली ड्यूप्लेट के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो हीलियम को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उन सब में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वैलिड रिजल्ट मिलेगा, आपको सही आंसर मिलेगा। सो एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी सबके लिए आप ये वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलियम के लिए बस याद रखिएगा कि हीलियम एक नोबल गैस है और वो ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। मतलब फर्स्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आगे के शेल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ड्यूप्लेट का मतलब यही है कि फर्स्ट शेल पूरा भरा हुआ रहेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आगे के शेल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यही मतलब है ड्यूप्लेट का। और वो एक नोबल गैस है, सो नोबल गैस होने के वजह से वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहता है, और वैलेंसी से हमें यही पता चलता है कि वो किसी से कंबाइन करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या गेन करना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा। तो सिंस हीलियम एक नोबल गैस है, वो पूरी तरीके से स्टेबल है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए उसकी जो वैलेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो बस याद रखना है कि हीलियम की वैलेंसी का वैल्यू कितना है 0 है। तो एक्सेप्ट फॉर हीलियम, बस हीलियम के लिए याद कर लीजिएगा कि हीलियम नोबल गैस है तो वैलेंसी 0 होगा उसका, बस वो मान करके चलिए। और बाकी का जितना भी है उसमें आप ये वाला शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और आपको फटाफट से वैलेंसी की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको टेबल में हम लोग अप्लाई करके एक्चुअली एलिमेंट्स के साथ देखते हैं कि उनका वैलेंसी हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो वैलेंसी भी कितना 1। अभी मैंने आपको हीलियम के लिए बोला था याद रखने के लिए, तो हीलियम का बस आप याद रखिएगा, यहाँ वैलेंसी 2 मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक नोबल गैस है, तो इसलिए यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि एक नोबल गैस है, ठीक है। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सो वैलेंसी भी 1। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी भी 2। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी भी 3। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी भी 4। नाइट्रोजन का अब 5, मतलब अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या करना पड़ेगा, जब 1 से लेके 4 तक था, 1 से लेके 4 तक था तो मैंने सेम वैल्यूज डाला, ठीक है। 1 का 1 लिखा है, 2 का 2 लिखा है, 3 का 3 लिखा है, 4 का 4 लिखा है। लेकिन जब 5 से लेके 8 तक इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, 8 से उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 से माइनस करके वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 दैट गिव्स यू 3, तो 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। उसी तरीके से 8 माइनस 6 दैट गिव्स यू 2, फिर 8 माइनस 7 दैट गिव्स यू 1, और 8 माइनस 8 दैट गिव्स यू 0। यहाँ पे भी वैलेंसी आपको 0 दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ था पहले से। क्यों, क्योंकि नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, और कोई भी नोबल गैस उसका वैलेंसी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी आपको नोबल गैस दिखेगा तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन करना नहीं चाहता है।
उसके बाद फिर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 1 से लेके 4 तक आपको इंक्रीज दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 के लिए 1 लिख देंगे, 2 के लिए 2 लिख देंगे, 3 के लिए 3 लिख देंगे, 4 के लिए 4 लिख देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से आपको इंक्रीज दिख रहा है, तो फिर से आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा 5, दैट गिव्स यू 3, देन 8 माइनस 6 अगेन दैट गिव्स यू 2, देन 8 से आप 7 माइनस कर लीजिए, दैट गिव्स यू 1, एंड अगेन 8 से 8 माइनस करेंगे। अगेन नोबल गैस का केस है, इस जगह पे आपको आर्गन दिख रहा है, आर्गन भी एक तरीके का नोबल गैस है, हीलियम भी एक तरीके का नोबल गैस है, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 नोबल गैस है, याद रख लेना है। तीनों के लिए वैलेंसी हो जाएगी 0। अगेन पोटेशियम और कैल्शियम के लिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 के लिए 1 एंड 2 के लिए 2। एक और चीज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक और चीज़ याद रखिएगा कि फॉस्फोरस का एक और वैलेंसी मान लेते हैं हम लोग 5, यहाँ पे 3 के साथ एक और वैलेंसी होती है 5। अब ये 3 वाली वैलेंसी और 5 वाली वैलेंसी क्यों अलग अलग है, क्यों 2 वैलेंसीज देखते हैं, आपको मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी में भी आपको यहाँ पर 2 वैलेंसीज दी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू सी इट एक्चुअली कि एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे देखिए 3 और 5 दिखेगा आपको इस जगह पे, यहाँ पे ये वाला वैल्यू देखिएगा 3 और 5 किसके लिए है, फॉस्फोरस के लिए है, तो 3 और 5 दोनों लिखा हुआ है। क्यों ऐसा, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, जस्ट लाइक नॉर्मल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, और वो एनायन बना सकता है, और साथ में वो कोवैलेंट बॉन्डिंग भी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी करता है, ठीक है। तो ये कब आता है, वैलेंसी 3 का इस्तेमाल तब होता है जब फॉस्फोरस को बनाना होता है P3 माइनस, ओके, और वैलेंसी 5 का इस्तेमाल वो तब करता है जब फॉस्फोरस को करना होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, एक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है PCl5, यहाँ पर फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है दैट इज़ 5। तो इतना डिटेल्स नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ कन्फ्यूजन कि 3,5 क्यों है, तो आपके लेवल पे आंसर ये हम दे सकते हैं। इसका आंसर आगे जाके हायर क्लासेस में कुछ और होता है, 11th एंड 12th में कुछ और इसका आंसर है, बट सिंस हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें 11th की अभी हम लोग जानते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका जो आंसर है क्लास 9th में हम ये दे सकते हैं कि 3 और 5 2 अलग अलग तरीके के बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वैलेंसी 3 हम लोग तब यूज़ करते हैं जब P3 माइनस बनाना है, फॉस्फाइड आयन बनाना होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने से काम बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना जब रहता फॉस्फोरस को, तो वो वैलेंसी 3 का यूज़ करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके उसको कोई कंपाउंड बनाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 उसको बनाना है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर उसको बनाना है, तो तब उसको वैलेंसी 5 का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसीज का एक केस है कि 2 वैलेंसीज इसकी पॉसिबल है, ठीक है, 2 वैलेंसी यहाँ पर ये शो कर सकता है। तो जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एक तो मैंने आपको बोला कि हीलियम का याद कर लेना, कि हीलियम का आप 2 का 2 मत लिख लेना कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना है, 2 नहीं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होने के बावजूद भी हम यहाँ वैलेंसी 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि नोबल गैस है। बस एक हीलियम का एक चीज़ याद रखिएगा, ओके। और बाकी एक फॉस्फोरस का जो ये मैंने बताया आपको कि 2 वैलेंसीज पॉसिबल है 3 और 5, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। बाकी जो 2 मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि किस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के वैलेंसी तुरंत बता सकते हैं, तो वो तो बाकी के सारे एलिमेंट्स में आप आराम से अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये दोनों चीज़ें आप टेबल में याद रखिए, बाकी तो आप अपने आप खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस क्लास। बाकी की कोई भी चीज़ें अगर छूट गई हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इतना ही, एंड इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं जो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पूछे जाते हैं। ये बेसिक था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब इसके ऊपर बेस किए हुए बहुत से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। आई होप आज आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, एंड विल मीट tomorrow in the next class. Till then, you can just take care of yourselves. Thank you.